वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जो कि आपके प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो ध्यान से देखें। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखेंगे, उसके बाद फिर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत 2003 में स्थापित किया गया था। यह एक सांविधिक निकाय है। यह उन गतिविधियों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी कि उसके लिए काम करता है जिनका भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, एक अध्यक्ष होगा प्लस 6 सदस्य होते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। इसके पास उन कंपनियों की जांच करने और उन पर जुर्माना लगाने की शक्ति है जो मूल्य निर्धारण जैसे प्रतिस्पर्धी विरोधी प्रथाओं में संलग्न पाई गई हों, ठीक है। तो उन पर जुर्माना लगा सकता है, उनकी जांच भी कर सकता है। इसके पास विलय और अधिग्रहण की समीक्षा और अनुमोदन करने की शक्ति भी है, ठीक है। कंपनियों का विलय कैसे करना है, अधिग्रहण करना है, ये सारा कुछ करने का काम भी ये करता है। यह अधिनियम वर्ष 2002 में पारित किया गया था। इसे प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2007 के रूप में संशोधित भी किया जा चुका है। इसमें अमेंडमेंट भी हो चुके हैं और यह 2022 में से संशोधित करने के लिए एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया है जो अभी पारित नहीं हो सका, ठीक है। 2022 में एक विधेयक आ चुका है, चूंकि पारित नहीं हुआ इसलिए कानून नहीं बना, अधिनियम नहीं बना। इसके बाद प्रतिस्पर्धा अधिनियम, अपील अधिकरण और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना उपरोक्त संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की गई है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना इसी अधिनियम के तहत की गई। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना 2017 में सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। तो राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई 2017 में और आयोग बना इस अधिनियम के तहत, जिसमें 2007 में संशोधन हुआ, 2002 में ये पारित हुआ, अधिनियम बना, 2003 में स्थापित किया गया ये निकाय आयोग और 2007 में इसी अधिनियम 2002 में जो अधिनियम पारित हुआ था उसमें संशोधन हुआ, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। इसके बाद अगला टॉपिक है ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण। ब्लू फ्लैग दिया जाता है और ये प्रमाणीकरण सर्टिफिकेशन क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, ये देखते हैं। यह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल है। इको लेवल यानी कि इको सिस्टम से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। इसे डेनमार्क में पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये 33 मानदंडों के आधार पर दिया जाता है जिसमें 4 प्रमुख भाग है। कौन कौन से? पर्यावरण शिक्षा और सूचना, नहाने के पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, समुद्र तटों में संरक्षण, सुरक्षा सेवाओं में विभाजित किया गया है। ये 4 प्रमुख भाग हैं जिसके ये दुनिया के सबसे साफ समुद्र तट माने जाते हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की तर्ज पर भारत ने अपना इको लेवल BEAMS यानी कि बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज ये लॉन्च किया है। तो भारत ने अपना एक इको लेवल लॉन्च किया है इसी की तर्ज पर, इसी सर्टिफिकेशन की तर्ज पर। तो अगर भारत में किसी बीच को, किसी भी जो समुद्र तट है उसको अगर ये सर्टिफिकेशन प्राप्त है, ये लेवल प्राप्त है, तो आप समझ जाना कि ये किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, जिसके ये सारे कुछ भाग रहेंगे। इसके बाद अगला तथ्य है भारत के ब्लू फ्लैग समुद्र तट कौन कौन से हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जिनको मिला है शिवराजपुर गुजरात का, घोघला द्वीप का, कासरकोड उत्तरा कर्नाटक में स्थित है, पदुबिद्री उडुपी कर्नाटक में स्थित है, कप्पड़ जो है वो केरल में स्थित है, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन ओडिशा, राधानगर अंडमान निकोबार, कोवलम तमिलनाडु और ईडन पुडुचेरी ये भारत के 10 ऐसे समुद्र तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग दिया गया है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जिनको मिला हुआ है। भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च हुआ। भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम S आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इस मिशन का कोड नेम प्रारंभ है और यह भारतीय निजी क्षेत्र का अंतरिक्ष प्रक्षेपण बाजार में पहला प्रवेश है। यह हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत का पहला निजी तौर पर विकसित लॉन्च वाहन है, लॉन्च व्हीकल है। इसके माध्यम से उपकक्षीय उड़ान में 3 उपग्रहों, 2 भारतीय और 1 विदेशी को ले जाया गया है। इस प्रक्षेपण यान के इंजन जो है कलाम 80 का नाम पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। तो इसका जो इंजन लगाया गया है वो अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, उसका नाम कलाम 80 और इसका नाम रखा गया है विक्रम साराभाई के नाम पर, विक्रम S, ठीक है, विक्रम साराभाई। विक्रम S एक छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान है, ठीक है, एक छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान है, SSLV लॉन्च व्हीकल है ये, ठीक है।
इसके बाद I2U2 के बारे में जानते हैं। भारत I2U2 में कौन कौन है? I2U2 में एक तो भारत है, ठीक है, यू से संयुक्त राज्य अमेरिका USA, इजराइल हो जाएगा I फॉर इंडिया, I फॉर इजराइल, U फॉर USA संयुक्त राज्य अमेरिका, और U फॉर UAE संयुक्त अरब अमीरात, और USA संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा IUU2। इसका गठन किया गया है। IUU2 का पहला नेताओं का शिखर सम्मेलन जुलाई 2022 में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया गया था। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अब्राहम समझौते के बाद IUU को शुरू में अक्टूबर 2021 में स्थापित किया गया था। यह क्षेत्र के परिवहन, अवसंरचना और समुद्री सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के समाधान खोजने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। उस समय इसे आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच कहा जा रहा था। इसे बेस्ट एशियन क्वाड भी कहा गया है, ठीक है। जैसे क्वाड एक संगठन है, वैसे इसे बेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है IUU। तो ये याद रखें कि इसमें है कौन कौन, I2UU, IIUU ये हो जाएगा। तो इसमें याद रखें कि कौन कौन है I2U2। दो देश हैं जो I से बनते हैं, इंडिया और इजराइल। दो देश हैं जो U से बनते हैं, संयुक्त अरब अमीरात और USA संयुक्त राज्य अमेरिका। दोनों याद रखें, इनके नाम याद रखें, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस, इन्हें गांधी ने CR दास के अधीन काम करने की सलाह दी थी। उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए 1921 से 1922 तक इनको जेल में भी डाल दिया गया। उन्होंने अखिल बंगाल युवा पुरुष सम्मेलन का आयोजन भी किया। वह 1938 से 1939 में 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। तो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि इनका ये पूछा भी जा चुका है एक्चुअली कि सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब जब चुने गए थे, तो 1938 और 1948 में 2 बार चुने गए। ये संख्या भी पूछ चुके हैं। इसके बाद उन्हें 1924 में कलकत्ता नगर निगम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। CR दास को मेयर बनाया गया था। क्रांतिकारी आंदोलनों से जुड़े होने के कारण बाद में उन्हें बर्मा भी भेज दिया गया। 1927 में जेल से इनको रिहा किया गया और फिर बाद में कांग्रेस के ही अध्यक्ष चुन लिए गए, ठीक है। 1927 में जेल से रिहा हुए तो 38-39 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसके बाद JL नेहरू जवाहरलाल नेहरू के साथ कांग्रेस के महासचिव भी बने। इन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नाम से एक किताब लिखी। द इंडियन स्ट्रगल इनकी बुक है, ठीक है, याद रखें। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। बर्लिन में अन्य भारतीयों के साथ जनवरी 1942 में जर्मन प्रायोजित आज़ाद हिंद रेडियो से विभिन्न भाषाओं में नियमित प्रसारण किया, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती और पश्तो ये सारी भाषाएं शामिल हैं। तो इतनी सारी भाषाओं में इन्होंने प्रसारण किया। उन्होंने 1939 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की समिति के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। सरदूल सिंह कविशर इसके उपाध्यक्ष थे। लाल शंकर दयाल महासचिव थे और पंडित B त्रिपाठी और खुर्शीद नरीमन सचिव थे। इसके अलावा U मुथुरा मंगलिंगम थेवर भी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य रहे। 1943 में उन्होंने सिंगापुर में भारतीय राष्ट्रीय सेना को भी पुनर्जीवित किया। इसके अलावा उन्होंने अनंतिम सरकार का गठन किया और भारतीय राष्ट्रीय सेना के सर्वोच्च कमांडर भी चुने गए थे, ठीक है। इसके अलावा वर्ष 1944 में आज़ाद हिंद रेडियो पर गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था गांधी जी को? तो सुभाष चंद्र बोस जी थे। उनके लोकप्रिय नारे क्या थे? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। दिल्ली चलो एग्जाम में पूछ चुके हैं और ये वाला तो पहले काफ़ी पूछा गया है। पहले जो एग्जाम होते थे बहुत साल पहले तब ये बहुत पूछा गया, लेकिन अभी आजकल जो है दिल्ली चलो कई बार पूछा गया है, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा गठित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक पिता के रूप में किसने किसे संबोधित किया है? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वामी विवेकानंद के लिए कहा गया था आध्यात्मिक पिता। जैसे राष्ट्रपिता कहा महात्मा गांधी को, तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता कहा भारतीय राष्ट्रवाद का। सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 42 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब बताना या नहीं स्किप ना कर, नहीं थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़े। आप लोग नहीं देखेंगे तो आपसे प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यह भारत में किसान आंदोलन के व्यापक इतिहास को दर्शाता है। तो ये सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं। इसमें 1920 से 42 के बीच स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष की अवधि शामिल है। हरिपुरा 1938 त्रिपुरी सत्र ये शामिल है। इसमें एक अध्याय द गांधी इरविन पैक्ट एंड आफ्टर ये शामिल है। तो ये इस पुस्तक के बारे में बताया गया है। पुस्तक में ये सारी 3 जो चीज़ें हैं ये दी गई हैं। चौथा ये है किसान आंदोलन के बारे में इसमें नहीं है। इसके बाद है एशियन पाम तेल गठन
गठबंधन ये हुआ। एशिया के 5 प्रमुख ताड़ के तेल आयातक देश हैं, जैसे कि भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। इनके खाद्य तेल उद्योग संघ गठबंधन बनाने के लिए एक साथ आए हैं, एशियाई पाम तेल गठबंधन जिसे कहा जा रहा है। इसका लक्ष्य है ताड़ के तेल का उपयोग करने वाले देशों की आर्थिक और व्यावसायिक हितों की रक्षा करना। यह अपनी नकारात्मक धारणा को बदलने के लिए भी काम करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि इसे उच्च गुणवत्ता वाले, किफायती और स्वस्थ वानस्पतिक तेल के रूप में मान्यता दी जाए। तो ये संगठन का उद्देश्य है। इसके बारे में हमने जाना। कौन कौन सी कंट्री इसमें है ये चीज़ याद रखें। 5 कंट्री, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। भारत और भारत के पड़ोसी देश हैं कुल मिलाकर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा। इसके बाद आयुष्मान भारत योजना है, इसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मोर अपडेट्स के लिए ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोई भी पेड बैच लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।